हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में हम ग्रुप 17 तक पहुंचे हैं और अब ग्रुप 17 के लगभग एंड में हैं हम, है ना। इसके बाद ग्रुप 18 हमने स्टार्ट करना है। तो हमने पिछले भाग में जहाँ पे ख़त्म किया था ग्रुप 17, हमने किया था इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आपको बताए थे कि क्या होते हैं। जब दो डिफरेंट हेलोजन्स कंबाइन करते हैं तो उनको हम इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं, है ना। और वो अलग अलग तरीके के हमने देखे थे, जैसे एक्स 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 डैश एक्स टाइप के, है ना, एक्स एक्स 3 डैश टाइप के, एक्स एक्स डैश 5 टाइप के और एक्स एक्स डैश 7 टाइप के। इस तरीके से हमने कंपाउंड देखे थे। यहीं तक हमने किया था। आज यहीं से हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो उसको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे में हमने बात की थी और ये आपको बताया था एक्स एक्स डैश एक्स एक्स 3 डैश एक्स एक्स 5 डैश एक्स एक्स 7 डैश, जहाँ पे एक्स आपका हेलोजन लार्ज साइज का होगा, एक्स डैश स्मॉलर साइज का हेलोजन होगा। एक्स डैश ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एक्स से, है ना। एग्जांपल आपको बताया जैसे ICl है, ICl7 है, आई आपका ICl7 हो गया, IF5 हो गया। इस तरीके से आपके ये आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करेंगे कि भाई जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है ना, प्रिपेयर कैसे करते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड को कैसे बनाते हैं। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करते हैं या फिर हम हेलोजेंस का एक्शन कराते हैं, ठीक है ना। हम क्या कराते हैं, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजेंस ऑन लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है ना। तो जो प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक कंडीशन पे। जैसे कि हमने क्या किया, Cl2 को किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, F2 के साथ। Cl2 को F2 के साथ रिएक्ट करवाया, कितने टेम्परेचर में, लगभग 437 केल्विन, 437 केल्विन पे। तो हमको क्या मिल जाएगा, 2ClF, है ना। तो अब आप देख सकते हैं ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है भाई, ClF है। Cl क्या था, जिसका लार्ज साइज होता था, और ये कौन होता था, छोटा साइज वाला। तो Cl का बड़ा साइज होता है F से, है ना। और जो सेकंड वाला होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl से। इस तरीके से हमने बनाया। यहाँ पे हमने इन दोनों को इक्वल वॉल्यूम में लिया है। क्या करा है, इक्वल वॉल्यूम, दोनों को इक्वल वॉल्यूम में हम लेते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कर दूं Cl2 को रिएक्ट कराऊं 3F2 के साथ, Cl2 को रिएक्ट कराऊं 3F2 के साथ, और F2 को मैं एक्सेस में ले लूं, F2 को किस में ले लूं, एक्सेस में ले लूं, कितने टेम्परेचर में, 573 केल्विन पे। तो क्या बनेगा हमारे पास, 2ClF3, है ना। देखो I x3 डैश टाइप का बना, है ना। इसी तरीके से हम अगर मैं क्या करूं, I2 की रिएक्शन कराऊं 3Cl2 के साथ, और 3Cl2 को मैं क्या करूं, एक्सेस में ले लूं, 3Cl2 को एक्सेस में ले लूं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2ICl3, है ना, 2ICl3 बन जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, सपोज I2 को Cl2 के साथ कराते हैं, I2 को Cl2 के साथ कराते हैं तो 2ICl बन जाता है। और ये कैसा होता है बच्चों, इक्विमोलर होते हैं, मतलब सेम उसमें हमने लिया, जितना I लिया है उतना ही Cl2 भी हमने लिया। इस तरीके से आपको बनाने हैं। इस तरीके से इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इनकी इंटर हेलोजन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को लेके, है ना। इंटर हेलोजन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं प्रॉपर्टीज के। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपका जो एक्स डैश एक्स 3 वाले होते हैं, यानी आपके एक्स एक्स डैश 3 टाइप के जो होते हैं, ठीक है ना, एक्स एक्स 3 टाइप के होते हैं। इसमें ये ज्यादातर कैसे होते हैं बच्चों, बेंट टी शेप के, बेंट टी शेप, है ना। ये यहाँ से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, किस तरीके के तो होते हैं, एक्स एक्स 3 टाइप के बेंट टी शेप। जैसे कि आपसे बोल दिया ClF3 हो गया, BrF3 हो गया, IF3 हो गया, ICl3 हो गया। तो जो भी एक्स एक्स 3 डैश टाइप के होंगे वो कैसे होंगे, बेंट टी शेप के, है ना। अब एक्स एक्स डैश 5 टाइप के होते हैं, ये कैसे होते हैं बच्चों, ये आपके स्क्वायर आपके होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ये आपके स्क्वायर पिरामिडल टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना, ये स्क्वायर पिरामिडल। तो एक्स एक्स डैश 5 टाइप के, जैसे कि आपका IF5 हो गया, BrF5 हो गया, ClF5 हो गया, तो सारे के सारे स्क्वायर पिरामिडल होंगे। फिर आपके एक्स एक्स 7 डैश टाइप के, ये कैसे होते हैं, ये आपके पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल
पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है ना, ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल होते हैं, जैसे कि आपका IF7 हो गया है ना, IF7 पेंटागोनल बाय पिरामिडल, इस तरीके के शेप बनती है इसकी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है ना, तो ये आपके कैसे हैं बच्चों, ये इनकी शेप के बारे में है। अच्छा, सारे के सारे आपके ये जो होते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और डायमैग्नेटिक के नेचर में। कैसे हैं, सारे के सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है ना, सारे के सारे कोवेलेंट होते हैं, दे ऑल आर सारे के सारे कोवेलेंट है और कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में, है ना। और आपके वोलेटाइल भी होते हैं, वोलेटाइल सॉलिड्स भी होते हैं, वोलेटाइल सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं आपके 298 केल्विन पे, सिर्फ किसको छोड़ के, CIF को, जो कि एक गैस है ना, जो कि क्या है, गैस है। तो क्या है, दे आर वोलेटाइल, दे आर वोलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड at 298 Kelvin except CLF, CLF को छोड़ के बाकी सारे वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड है। CLF क्या है, ये एक गैस है। CLF क्या होती है, CLF एक गैस है। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आपकी इंटरमीडिएट होती है, किनके बीच में, उन हेलोजेंस के बीच में, मतलब हेलोजेंस के बीच में, मतलब जो भी हेलोजन है ना, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी इन हेलोजेंस के बीच में है। ठीक है ना, एक्सेप्ट इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा हायर है देन एक्सपेक्टेड, है ना। इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो हायर है देन एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उससे ज्यादा है। ठीक है ना, तो आपको बात समझ आए, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी इंटरमीडिएट है बिटवीन दोस ऑफ हेलोजन, एक्सेप्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो कि हायर है एक्सपेक्टेड से। ठीक है ना। अच्छा, जो इनका केमिकल रिएक्शन है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन करते हैं, कैसे कंपेयर किया जाता है, इंडिविजुअल हेलोजन के साथ किया जाता है। तो जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलोजन से। इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, ज्यादा रिएक्टिव है हेलोजन से। इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन, इंटर हेलोजन जो कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलोजन से, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़ के इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है हेलोजन से, एक्सेप्ट फ्लोरीन। ठीक है ना, एक्सेप्ट फ्लोरीन। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज जो एक्स डैश एक्स बॉन्ड है, भाई एक्स बॉन्ड एक्स डैश है, जो एक्स एक्स डैश के बीच में बॉन्ड है इंटर हेलोजन में, है ना, इन इंटर हेलोजन, भाई एक्स और एक्स डैश के बीच में बॉन्ड कहाँ बनेगा, इंटर हेलोजन में बनेगा, है ना। तो इंटर हेलोजन का एक्स एक्स डैश के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होता है, इज वीकर देन एक्स डैश एक्स बॉन्ड। ठीक है ना, एक्स डैश एक्स बॉन्ड से क्या होता है बच्चों, वीक होता है। ठीक है ना, एक्सेप्ट फ्लोरीन बॉन्ड का, किसमें, एक्सेप्ट फ्लोरीन डैश फ्लोरीन बॉन्ड। ठीक है ना, अब आइए समझते हैं कैसे। हमने इंटर हेलोजन कंपाउंड लिए, जैसे कि मैंने ले लिया आपका ICl, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है। एक हेलोजन ले लेते हैं Cl2। अब ICl में क्या बॉन्ड होगा, I डैश Cl, और हेलोजन का बॉन्ड होगा Cl डैश Cl। तो जो ये वाला बॉन्ड है, कौन सा, इंटर हेलोजन वाला, इंटर हेलोजन का जो बॉन्ड है वो वीक होता है। ये बॉन्ड क्या है, ये वाला बॉन्ड आपका वीक है, ये बॉन्ड क्या है, वीक है इस बॉन्ड से। अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, अगर I और Cl का बीच का बॉन्ड वीक है तो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, और जल्दी से ब्रेक होगा तो ब्रेक होके ज्यादा
मतलब तेजी से रिएक्ट करेगा, तो इसलिए क्या है, ये मोर रिएक्टिव है। इसलिए क्या है, मोर रिएक्टिव है। इसलिए आपका ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। आई बात समझ में? एक्सेप्ट फ्लोरीन वाला। फ्लोरीन का जो फ्लोरीन के सामने कोई भी इंटर हैलोजन कंपाउंड आ जाए तो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होगा किसी भी इंटर हैलोजन कंपाउंड से। मतलब फ्लोरीन डैश फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड हमेशा ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा इसके कंपेयर में। आई बात समझ में आपको? तो ये था आपका। इसी तरीके से क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाई इज ICl मोर रिएक्टिव देन Cl2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों ICl ज्यादा रिएक्टिव है Cl2 से, या ICl ज्यादा रिएक्टिव I2 से क्यों है, तो आपका रीजन होना चाहिए बिकॉज, आपको बोलना है कि बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन I एंड Cl इज वीकर देन बॉन्ड बिटवीन Cl dash Cl, that is why ICl is more reactive than Cl2 या I2 जो भी है। मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड हैलोजन से क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होंगे एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ के। ठीक है ना, फ्लोरीन को छोड़ के। आई बात समझ में इसलिए आपको ये? ठीक है ना। चलिए, अगर आपसे पूछते हैं डिस्कस द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BrF3 ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी, कि BrF3 का क्या बताओ, BrF3 का क्या बताना है आपको, मॉलिक्यूलर शेप बतानी है। क्या बतानी है, मॉलिक्यूलर शेप। BrF3 की मॉलिक्यूलर शेप बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR। आपने 11th में पढ़ा था, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी है ना। 11th में आपने पढ़ी होगी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बेसिस पे BrF3 का क्या बनाए आप, स्ट्रक्चर बताएं। तो आपको पता है, हमने पीछे पढ़ा, हमने क्या करा, VSEPR अभी हमने पीछे देखा था भाई। BrF3 क्या था, BrF3 कैसा था, स्क्वायर पिरामिडल था, है ना। BrF3, अब BrF3 क्या है, तो इंटर हैलोजन है ना। BrF3 क्या है बच्चों, इंटर हैलोजन है। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, कैसे बनता है, ये Br एक F ऐसा, ठीक है ना, एक F ये और एक F ये, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके दो लोन पेयर आते हैं इस तरीके से, ये दो लोन पेयर है ना। तो जो सेंट्रल एटम है बच्चों Br का, उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है ब्रोमीन जितने भी हैलोजन है सबके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो उसमें से जो 3 है, 3 ऑफ दिस, वो क्या बनाते हैं, 3 क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं फ्लोरीन के साथ। 3 ने तो इलेक्ट्रॉन पेयर बना दिए, बचे 4, 4 आपके लोन पेयर में आ गए, है ना। तो 3 ने आपको इलेक्ट्रॉन पेयर बना दिए और 2 लोन पेयर बचे। तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं बच्चों, ऑक्यूपाई करते हैं कॉर्नर ऑफ अ ट्राइगोनल बाय पिरामिड। क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, दिस विल ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ अ ट्राइगोनल बाय पिरामिड। ठीक है ना। दो लोन पेयर हैं वो ऑक्यूपाई करते इक्वेटोरियल पोजीशन। जो लोन पेयर हैं वो क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, ताकि लोन पेयर का जो रिपल्शन है उसको कम कर सके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन से, है ना। अच्छा, इस वजह से क्या होता है बच्चों, जो एक्सियल फ्लोरीन एटम है वो हल्का सा बेंट हो जाता है किसके तरफ, इक्वेटोरियल फ्लोरीन की तरफ, ताकि उसका ऑर्डर क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। ठीक है ना। इस वजह से जो शेप है वो हल्की सी बेंट टी की आती है। शेप कैसे आती है, बेंट टी शेप आती है। ठीक है ना। कैसे आएगी बच्चों, बेंट टी शेप। BrF3 है ना, BrF3 देखो, अभी हमने पीछे बात करी थी हमने पीछे बात करी थी ना, X3 डैश की बात हमने करी थी, बेंट टी शेप आ रहा था ना, बेंट टी शेप आ रहा था। तो यहाँ पे भी BrF3 का बेंट टी शेप आना चाहिए था। कैसे आया, इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो सेंट्रल आपका सेंट्रल ब्रोमीन का एटम है उसके पास 7 वैलेंस थे, 3 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना दिए, बचे 2 पेयर, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर में आ गए। ठीक है ना। तो जो अकॉर्डिंग टू VSEPR ये क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिड। क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिड के कॉर्नर को, है ना। अच्छा, जो 2 लोन पेयर है वो क्या करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, इक्वेटोरियल। ठीक है ना, इक्वेटोरियल आपने वहां पे पढ़ा था, एक इक्वेटोरियल होती है, एक्सियल ओवरलैप, एक्सियल भी होती है। तो ये क्या करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, ताकि क्या कर पाए, मिनिमाइज कर पाए लोन पेयर रिपल्शन
एंड बॉन्ड पेयर रोल पेयर रिपल्शन, जो कि ज्यादा होता है ना बॉन्ड पेयर से। भाई लोन पेयर रोल पेयर क्या था, हमने बात की थी नहीं, बीएससी प्यार क्या कहती है, लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से। तो लोन पेयर रोल पेयर का रिपल्शन जब ज्यादा होगा बॉन्ड पेयर से, उस वजह से क्या होगा, उस वजह से जो एक्सियल फ्लोरीन एटम है, ऊपर वाला एक्सियल फ्लोरीन वाले जो एटम है, वो हल्का सा क्या हो जाता है, हल्का सा बेंट हो जाता है। देख रहे हो आप इधर वाला, ये एक्सियल है भाई, ये वाली जो पोजीशन है ना, ये वाली ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, और ऊपर वाली क्या एक्सियल है। तो ये वाले फ्लोरीन को आप देख रहे हैं, इन वाले फ्लोरीन को ये थोड़ा सा झुक गया है, हल्का सा क्या हो गया, बेंट हो गया, टिल्ट हो गया है। एक्सियल फ्लोरीन क्या हो गया, हल्का सा बेंट हो गया, जिस वजह से उनकी जो शेप है वो कैसे आती है, बेंट टी शेप आ जाती है ना, जिस वजह से क्या आ जाती है, शेप बेंट टी शेप आ जाती है। तो ये था बच्चों ग्रुप किसके बारे में, ये था ग्रुप 17 के बारे में। ग्रुप 17 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, ग्रुप 17 आपका हो गया है कंप्लीट। चलिए अब बात करते हैं अगले ग्रुप की, ग्रुप 18। ग्रुप 18 है ना, ग्रुप 18 की बात करते हैं, ग्रुप 18 में कौन कौन आते हैं। तो ग्रुप 18 की बात करें तो ग्रुप 18 में बच्चों हीलियम आता है, हीलियम, नियॉन, देन आर्गन, आर्गन के बाद आपका क्रिप्टन आता है, क्रिप्टन के बाद जिनॉन, है ना, क्रिप्टन के बाद जिनॉन, ठीक है ना, और फिर आपका रेडॉन, आरएन, ठीक है ना। समझ आया, हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 2, नियॉन का कितना होता है 10, आर्गन का कितना होता है 18, क्रिप्टन का कितना होता है 36, जिनॉन का कितना होता है 54, और रेडॉन का कितना होता है आपका 86। तो ये आपके क्या है बच्चों, ग्रुप 18 है। ग्रुप 18 को हम क्या कहते हैं, इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, नोबल एटम, नोबल मेटल्स, नोबल गैसेस कहते हैं इनको। नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट सेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड, अगर आप देखें भाई, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें आप तो 1s2 हो जाएगी, है ना, 1s2 हीलियम की। अच्छा नियॉन की देखेंगे आप तो कितनी हो जाएगी, 1s2, 2s2 और 2p6, है ना, कंप्लीट है। आर्गन की आप देखें तो आर्गन की क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, हो गए ना 10 और 8 18। क्रिप्टन की अगर आप देखें तो क्रिप्टन की हो जाएगी 1s2, 2s2, ठीक है ना, 2p6, 3s2, 3p6, देन 3p6 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 3d10, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने हो गए 10, 2 12, 6 18, 18 10 28, देन 4s2 30, 4s2 के बाद क्या आ जाएगा 4p6, 30 और 6 36। फिर आप जिनॉन की देखोगे, आप जिनॉन की अगर आप देखो तो 1s2, 2s2, ठीक है ना, 2p6, इसकी 3s2, 3p6, देन 3d10, 3d10 के बाद 4s2, 4s2 के बाद 4p6, 4p6 के बाद 4d10, कितना हो गया 36 और 10 46, 46 हो गए। 4d10, 4d10 के बाद आएगा 5s2, 4d10 के बाद आएगा आपके पास 5s2, तो कितना हो गए 48, और 5s के बाद आपका 5p6, 48 और 6 54, है ना, 48 और 6 54, तो आ गया। फिर रेडॉन का अगर आप देखो, रेडॉन का क्या जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, then 3s2, 3p6, then 3d10, 3d10 के बाद 4s2, then 4p6, फिर 4d10, 4d10 के बाद आपका क्या आएगा 4f आता है, 4d10 के बाद क्या आता है 4f, 4f14, है ना। तो कितने हो गए 4s2 तक होते हैं आपके 30, 4p 36, 4d10 46, 46 और 14 60, है ना। 4f हो गया, 4f कंप्लीट हो गया। 4f के बाद क्या आता है आपका 5s2 आएगा, है ना, 5s2, देन 5d10, 5s2 के बाद 5d10, तो कितना हो गए 60 और 2 62 और 62 और 10 72, 5d10 तक कितने चले गए 72 चले गए, है ना। तो 5d10 हो गया, देन 5p6 आएगा, 5p6 72 और 6 78, फिर 6s2 आएगा, 6s2 78, ठीक है ना। कितने हो गए यहाँ तक 5d10 तक हो गए थे 72 और 6 78,
और 6s2 हो गए 80, देन 6p6 हो गए 86। तो आप देख पा रहे हैं, आपने एक चीज नोटिस करिए कि आउटर मोस्ट सेल, हीलियम में एक ही शेल है तो ये आउटर मोस्ट हो गया, नियॉन में 2 शेल है, ये आउटर मोस्ट हो गया, आर्गन में 3 है तो तीसरा आउटर मोस्ट है, क्रिप्टन में 4 है, चौथा आउटर मोस्ट है, जिनॉन में 5 है, पांचवा आउटर मोस्ट है, रेडॉन में 6 है, छठा आउटर मोस्ट है। तो आप देख पा रहे हैं कि सबके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है ना भाई। नियॉन में कितने हैं, 2s2 2p6 8 हो गए, ये ना, ये देख रहा है ना आप, 8 है, ये 8 है। आउटर मोस्ट में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। आउटर मोस्ट में कितने हैं बच्चों, 8, मतलब ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको नोबल गैस कहते हैं, एक्सेप्ट हीलियम। एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ के बाकी सारे क्या करते हैं, बाकी सबके आउटर मोस्ट में क्या है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम को छोड़ के सबके उसमें आउटर मोस्ट है, तो इसको इसलिए हम इन्हें नोबल गैस बोलते हैं। तो अगर इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अगर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले कि भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या है, तो वो आपको बताते हैं कि भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी होती क्या है, ठीक है ना। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बच्चों, NH2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ के जिसकी NH2 है, हीलियम की क्या है 1s2 है ना, हीलियम की क्या है 1s2, बाकी सबकी क्या है NH2 NP6 है, बाकी सबकी NH2 NP6 है, तो हीलियम को छोड़ के बाकी सबकी इतनी है, तो इसको इस तरीके से है, ठीक है ना, आई बात समझ में। अच्छा, सारी की सारी जो गैसेस है रेडॉन को छोड़ के, है ना, सबकी रेडॉन को छोड़ के आपके एटमॉस्फेयर में मिलती है। एटमॉस्फेयर में जो इनका अबेंडेंस है वो लगभग 1% बाय वॉल्यूम है, ठीक है ना। अच्छा, हीलियम समटाइम नियॉन आपकी रेडियोएक्टिव ओरिजिन में मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो बात करें भाई, हीलियम तो एक नेचुरल गैस है, जो मेन कमर्शियल सोर्स है हीलियम का वो नेचुरल गैस है। जिनॉन और रेडॉन ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, रेयरेस्ट एलिमेंट, ये रेयरेस्ट एलिमेंट है। जिनॉन और रेडॉन क्या है, रेयरेस्ट एलिमेंट हैं आपके ग्रुप के, रेयरेस्ट एलिमेंट है ग्रुप के। रेडॉन कैसे निकलता है आपका, जब रेडियम का डिसइंटीग्रेशन होता है ना, रेडियम आपका क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, तो उससे क्या निकलता है, रेडॉन निकलता है। क्या निकलता है, रेडॉन, ठीक है ना, रेडियम। तो रेडियम का डिसइंटीग्रेशन से रेडॉन कैसे निकलेगा, भाई हमारे पास रेडियम होता है, ये हमारे पास रेडियम है जिसका एटॉमिक जो मास है वो 226 है और एटॉमिक नंबर इसका होता है 88। अब इसका डिसइंटीग्रेशन होगा तो क्या निकलेगा, रेडॉन आ जाएगा, रेडॉन, है ना। रेडॉन क्या होगा भाई, ऊपर से कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे, 222 हो जाएगा, और नीचे से कितने निकलेंगे आपके 2 निकलेंगे तो 86 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से ये निकला आपका एक हीलियम एटम निकला 24, देख रहे हो आप, ऊपर से 4 कम हुआ है, नीचे से 2 कम हुए, हीलियम एटम कम हुआ एक, तो रेडॉन बना आपका। तो इस तरीके से है। अगर आपसे पूछते हैं कि भाई क्यों एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 को नोबल गैस कहते हैं, आपने बताना है कि भाई इनका जो वैलेंस शेल और वाइटल कंप्लीटली फिल्ड है, देयरफॉर ये फ्यू एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। क्या करते हैं, वैसे तो रिएक्ट नहीं करते पर कुछ फ्यू एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं सर्टेन कंडीशन के अंदर, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, इसलिए इन्हें हम नोबल गैस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दी। इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भाई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या बहुत हाई होती है ना, और नीचे जाते हुए क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, है ना। तो अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी तो इनकी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बच्चों, हाईएस्ट है। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बच्चों, इनकी हाईएस्ट है ना, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है। क्यों, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
कॉन्फ़िगरेशन इनकी स्टेबल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान बात तो है नहीं, बहुत एनर्जी आपको देनी पड़ेगी ना, तब जाके निकलेगा। तो हाईएस्ट इनकी आयनेशन एंथैल्पी होती है एटॉमिक। और नीचे जाते हुए क्या होगी, इंक्रीज करेगी। नीचे जाते हुए क्या होती है बच्चों, इंक्रीज करेगी और बढ़ते चले जाएगी। सॉरी, डिक्रीज करते, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, है ना। नीचे जाते हुए आयनेशन एंथैल्पी क्या आती है, डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। नीचे जाते हुए क्या होती है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप करती है। एटॉमिक रेडिया की बात करें तो एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडिया क्या हो जाती है इनकी, इंक्रीज करेगी, तो आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इनकी कोई टेंडेंसी है नहीं इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की भी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आती है, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। क्यों, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, बहुत ही लार्ज पॉजिटिव है, इनकी बहुत ज्यादा है, लार्ज पॉजिटिव है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। आई होगी बात आपको समझ में कि भाई इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है ना। चलिए, अगर आपसे पूछे कि नोबल गैस का लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, भाई नोबल गैस है वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, नोबल गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है। तो आपने बोलना भाई नोबल गैस क्या है। अच्छा, पहले आपको एक बात बतानी पड़ेगी नोबल गैस से रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टी में, फिर आपको बात करेंगे उनकी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्यों, है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा ग्रुप 17 हमने खत्म किया, ग्रुप 18 हमने स्टार्ट किया, और ग्रुप 18 अब थोड़ा सा बचा है, कल के लेक्चर में ग्रुप 18 भी खत्म हो जाएगा, तो पी ब्लॉक आपका समाप्त हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।